हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। यूकेपीएससी जेई का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने दो पार्ट देख लिया था। ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 टू 180 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पार्ट वन है, पेपर वन का है, सॉरी सॉल्यूशन। ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम कंप्लीट कर देंगे पेपर वन को। पेपर टू इसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल। चलिए देखते हैं अब एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 121th क्वेश्चन। इन अ रूफ ट्रस द रूफिंग मटेरियल इज सपोर्टेड बाय। रूफ ट्रस में रूफिंग मटेरियल को कौन सपोर्ट करता है? तो ये पर्लिन करता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है। पर्लिन करता है। फॉर द सेम डेप्थ ऑफ द मेंबर द हैवीएस्ट सेक्शन और द हैवियर सेक्शन। देखिए, हम जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मिडिल बीम, और ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम। तो नेम से ही क्लियर है आपको कि ये हैवीएस्ट ही है, इसका सेक्शन ही हैवीएस्ट है। सेम साइज का होगा बट इसकी वेट ज्यादा होगी। नेक्स्ट है एज पर द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड। अब यहाँ पे क्या करना है? सिल्टी सैंड को बताना है। तो हमें पता है कि जो बाद में होता है उसका सिंबल पहले आता है, और सिल्टी नेचर का है तो सिल्ट के लिए क्या सिंबल है? एम। ठीक है, तो एस एम ऑप्शन है यहाँ पे सी। नेक्स्ट, सैंपल इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, वाइड रेशियो 0.78, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेट द सॉइल एट द वाइड रेशियो वुड बी। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, वाइड रेशियो दिया हुआ है, वाटर कंटेंट पूछ रहा है, कह रहा है फुल्ली सैचुरेटेड हो। तो हम जानते हैं कि एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब यहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड एस की वैल्यू 1, ई की वैल्यू हमें पता है, वाइड रेशियो 0.78 है, वाटर कंटेंट हमें फाइंड करना है, जी की वैल्यू गिवन है 2.6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपली आपको आंसर मिलेगा। आंसर आएगा 30%। नेक्स्ट है, अ बॉडी हैज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0, देन पॉइजन्स रेशियो ऑफ द बॉडी विल बी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। पॉइजन्स रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में पहले क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। अगर ट्राइक्सल लोडिंग है तो देखिए, अगर पॉइजन्स रेशियो में देखना है, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 सिग्मा डिवाइड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 म्यू, मतलब म्यू यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो है और एप्सिलॉन वी यहाँ पे क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब कह रहा है कि ये जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो ये बाहर वाले सब जीरो हो गए, बच गया क्या? जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। 1 को आप इधर ले आओ तो 1/2 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0.5। पॉइजन्स रेशियो 0.5, तो आंसर हो जाएगा 125 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन डायग्राम फाइंड द रिएक्शन एट ए। अगेन रिएक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपको? बस ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको? अगर एसेंट्रिसिटी की बनो तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा? एक तो ये फोर्स रहेगा, वर्टिकल फोर्स 30 किलो न्यूटन का, और ये यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट करेगा। तो मोमेंट जितना जनरेट करेगा वो यहाँ पे हम सिंबल अटैच कर देंगे। तो ये मोमेंट ऐसे जनरेट करेगा कितना? 30 इंटू 0.6, कितना? 18 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, इतना मोमेंट जनरेट करेगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। अब चूंकि आर ए फाइंड करना है तो हम मोमेंट लेंगे बी के अबाउट। तो क्या हो जाएगा? आर ए इंटू 3 + 2 5 इज इक्वल टू, बाकी ये है 30 इंटू 3 माइनस मोमेंट, तो -18। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा 72.5, सॉरी 72/5। नेक्स्ट है, विच ट्रैप प्रिवेंट्स द ऑर्डर फ्रॉम सीवर टू एंटर इन द हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप, ये क्या करता है? सीवर लाइन से जो भी स्मेल है उसको रोकता है, जो होम सीवर लाइन है उसमें आने से। नेक्स्ट है, द गैस जनरली फाउंड इन सीवर। सीवर लाइन में कौन कौन सी गैस होती है? H2S भी होता है, CH4 भी होता है, CO2 भी होता है। तो ऑल ऑफ द above। ABC इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ द बियरिंग ऑफ लाइन AB। अब लाइन AB का बियरिंग कह रहा है कितना है? 75। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 75 डिग्री है, और यहाँ से लाइन AB है, और रेक्टेंगल कह रहा है तो यही ऐसे ही बन जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? बियरिंग ऑफ DC, ABCD। अब DC पूछ रहा है, तो अगेन अगर हम इसका बियरिंग फाइंड करेंगे तो आप देखो तो ये एंगल वही होगा जो यहाँ पे वर्टिकल एंगल था, तो सेम एंगल होगा 75 डिग्री।
होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन 290 डिग्री इज 290 डिग्री। अब एक लाइन का होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है 290, मतलब ये लाइन है, ठीक है, ये एंगल कितना है 290, थर्ड क्वाड्रेंट से आगे थर्ड क्वाड्रेंट तक 270 होता है, 270 से ऊपर। अब क्या कह रहे हैं, रेड्यूस बेरिंग फाइंड करो। तो रेड्यूस बेरिंग में कैसे करते हैं, नॉर्थ या साउथ से जहां से भी नजदीक हो, तो यहाँ पे नॉर्थ से नियर है तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो ये इजी है, 360 में से 290 माइनस कर दो तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा वो। तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन क्या है, अब देखो इसमें 290, सॉरी ये वेस्ट है, ईस्ट नहीं वेस्ट, ये ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा डायरेक्शन है, अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप 290 माइनस करोगे 360 में से तो 130 का आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कॉन्क्रीट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के, अंडर रूट एफ सी के अंडर रूट 30 करेंगे यहाँ पे, तो आंसर मिल जाएगा 3.83। इन द मॉडरेट कंडीशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी लेस देन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसके बाद एक सीरीज लाने वाला हूँ आईएस कोड का, जिसमें मैं आपको सभी आईएस कोड की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंटली एग्जाम्स में आते हैं। चलिए देखते हैं पहले इस कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या पूछा है, कवर की रिक्वायरमेंट। कवर की रिक्वायरमेंट मेंबर वाइज नहीं, ड्यूरेबिलिटी मतलब एक्सपोजर के आधार पे। तो देखते हैं कोड क्या कहता है, AS456 का टेबल नंबर 16 है ये, इसमें आपको सभी एक्सपोजर कंडीशन के लिए यहाँ पे कवर है। अब इसमें पूछा है मॉडरेट के लिए, तो मॉडरेट के लिए मिनिमम 30 mm होना चाहिए कवर, तो मिनिमम 30 mm। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन द बीम व्हेन 415 बार इज यूज्ड। Fe 415 है, स्टील का ग्रेड यूज किया जा रहा है। इफ द विड्थ ऑफ बीम 200 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ 250। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, AS ओवर BD, मिनिमम स्टील निकालने का बीम में, इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। यहाँ पे सारी वैल्यू हमें इंसर्ट कर देनी है, AS हमें फाइंड करना है और B और D हमें पता है, 200 इंटू 250 इज इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई 415। यहाँ से आपको सॉल्व करके सिंपली कैलकुलेट कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 102 mm स्क्वायर, ठीक है, AST आ गया। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा F⁴ अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 48। वैसे आता है A⁴ 12 अंडर रूट 3, ये आता है। जब इसको आप अंडर रूट 3 को ऊपर ले जाओगे तो अंडर रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी ये 16 आता है, 16, ठीक है, ये 16 रूट 3 आता है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 48 और रूट 3 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन डायग्राम द बेंडिंग मोमेंट अबाउट फिक्स्ड एंड। यहाँ पे ये बहुत इजी है, अगर आपको पता नहीं भी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया इसका एरिया, इंटू CG, CG कितना है L/3, तो WL²/6, WL²/6। इन द गिवन डायग्राम कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी यहाँ पे दो वजह से हमें कैलकुलेट करना है, पहले पॉइंट लोड की वजह से प्लस ऐड कर देना यूडीएल की वजह से। तो पॉइंट लोड के कारण से कितना होता है डिफ्लेक्शन, थ्री EI और प्लस WL⁴/8 EI हो गया। इसमें आपको सारी वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 95 डिवाइड बाई 24 EI। नेक्स्ट है कॉलम हैज 4 मीटर इफेक्टिव लेंथ एंड 20 सेंटीमीटर डायमीटर, देन द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम विल बी। देखिए इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो ऐसे, लेकिन इसका आंसर आपको इसमें मिलेगा नहीं। मैं बताता हूँ क्या करना है। अब आपको पता है स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, LE अपॉन R मिनिमम का रेशियो होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अब R कैसे फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन A, और I क्या होता है π/64 इंटू D⁴ सर्कुलर सेक्शन के लिए, और एरिया होता है π/4 इंटू D²। अब इसको जब आप कट करोगे तो R इज इक्वल टू मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन जो आएगा वो आएगा आपको, इसका आंसर मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद D/4, ठीक है, D/4। अब ये D/4 आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो, D कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 मतलब 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ जायरेशन आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा। अब यहाँ पे अगर वैल्यू डालोगे आप तो 400 सेंटीमीटर में डिवाइड बाई 5, तो आपको
80 आंसर मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए डाउटफुल है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप सिर्फ रेडियस को कंसीडर करते हो तो 40 mm 40 मतलब यहाँ पे 40 आंसर हो सकता है सडननेस रेशियो का, बट वो एक इलॉजिकल होगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए। नेक्स्ट, एज पर IS 800 2007 स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड कितना 145। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। If the actual length of the fillet weld is 200 mm, weld size is 8 mm, then the effective length of the weld, effective length के लिए हम क्या करते हैं 2s को माइनस कर देते हैं लेंथ में से, तो 2s मतलब 2 टाइम्स ऑफ द साइज, तो 16 mm माइनस हो जाएगा 200 में से, तो 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 184। 139 का हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ 45 डिग्रीज इंक्लाइंड स्टिरप्स इन केस ऑफ बीम वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। कह रहा है कि स्टिरप्स की स्पेसिंग कितनी होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है इंक्लाइंड स्टिरप्स की, ठीक है, मतलब बेंट अप बार होता है इंक्लाइंड स्टिरप्स, उसके केस में एक होता है वर्टिकल, ऐसे भी स्टेप्स लगाते हैं वर्टिकल, और एक होता है इंक्लाइंड। तो दोनों स्टेप्स के लिए एक बार हम कोड का पहले क्लॉज देख लेते हैं। कोड क्या कहता है, कोड क्या कहता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर शैल नॉट एक्सीड 0.75 डी फॉर वर्टिकल स्टिरप्स। वर्टिकल हो तो 0.75 डी को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और अगर इंक्लाइंड स्टिरप्स है जो कि 45 डिग्री पे, तो उसके लिए डी वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी, और ये किसके लिए है वर्टिकल स्टिरप्स के लिए, अभी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, मैं आपको इसके बाद मैं अभी वीडियो सीरीज डालने वाला हूं आजकल में, जिसमें मैं पूरा आईएस कोड, जो इंपॉर्टेंट आईएस कोड्स हैं, सभी आईएस कोड को मैं कवर करने वाला हूं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। क्योंकि आईएस कोड से जब क्वेश्चन आता है तो आप चाहे कितना भी पढ़ाई कर लो, आपको वो काम में नहीं आएगा, उस समय आपके आईएस कोड के क्लॉज ही याद होने चाहिए। इसलिए पहले आपको आईएस कोड को कंप्लीट करना है, उसके बाद थ्योरेटिकल कांसेप्ट को आपको कंप्लीट करना है। इसलिए आईएस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के एग्जाम्स में। आजकल के एग्जाम्स में आईएस कोड से डायरेक्ट क्लॉज पूछे जा रहे हैं, इवन पिक्चर्स तक पूछे जा रहे हैं, इसलिए आईएस कोड को आपको अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब स्पेसिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड। कह रहा है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब है, स्पेसिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, अगेन मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में, वो पूछा है। एक बार हम क्लॉज देखते हैं क्या कहता है क्लॉज। तो क्लॉज स्लैब के लिए क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, मतलब मेन रेनफोर्समेंट जो है उसके में कितना होना चाहिए 3D और 300 mm, विच एवर इज स्मॉलर। ये मेन स्टील का है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का क्या है 5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ और 450 mm, 5D और 450 mm। ये इन दोनों में से जो भी स्मॉलर है उसको अडॉप्ट करना है। मतलब आंसर तो यहाँ पे हो गया ये, लेकिन ये क्वेश्चन आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। इनका जो अमेंडमेंट आया था उसमें उन्होंने मॉडिफाई किया था कि अब इस 450 mm की स्पेसिंग को हटाना है, 450 mm किसी भी कंडीशन में नहीं रखनी है, 450 को रिप्लेस कर देना है किसके साथ 300 mm के साथ। मतलब किसी भी मेंबर की मैक्सिमम स्पेसिंग 300 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए अमेंडमेंट में यहाँ पे रिप्लेस किया था सब्स्टिट्यूट 300 mm फॉर 450 mm। तो लॉजिकली टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो अब नया क्लॉज आएगा वो क्या है 5D और 300 mm, विच एवर इज लेस का एक्चुअल अब स्लैब में आपको फॉलो करना है। लेकिन अभी चूंकि पुराने कोड पुराने क्वेश्चंस को भी पेस्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए उनको तो ये पता भी नहीं होगा क्या गलत है सही है। तो वन हु वांट टू क्लेम कैन क्लेम, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट आंसर एज पर द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप इसको टिक करते हो तो ये सही आंसर है, ये पुराने विदाउट अमेंडमेंट के आधार पर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं और यील्ड स्ट्रेस मेथड भी बोलते हैं। ये आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल स्ट्रेंथ शैल नॉट एक्सीड। देखते हैं कोड क्या कहता है। कोड कहता है कि लेटरल स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम में कितना होना चाहिए शैल नॉट एक्सीड 60B और 250B स्क्वायर बाय डी। तो 60B और 250B स्क्वायर बाय डी, और कैंटिलीवर के लिए 25B और 100B स्क्वायर बाय डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये सब वैल्यू से एग्जामिनेशन में, आंसर हो जाएगा इसका सी। मीनवाइल आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी बीच बीच में शेयर करते रहना, जिनको जरूरत है उन तक आप वीडियो पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंटिलीवर बीम 6 मीटर लॉन्ग कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 25 किलोन्यूटन एट फ्री एंड। तो एक कैंटिलीवर बीम है, 25 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पे एंड पे लग रहा है, और ये 6 मीटर का स्पैन है। क्या कह रहा है ई गिवन है आई गिवन है, कह रहा है कि मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है
PL स्क्वायर बाई 2EI। यहाँ पे आपको सारे इक्वेशंस में P की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है, किसमें, सबको एक साथ रखना है न्यूटन में। तो ये 25,000 हो जाएगा। लेंथ यहाँ पे 6 मीटर को आपको कन्वर्ट कर लेना, 6000 हो जाएगा, mm में स्क्वायर कर देना, 2E की वैल्यू यहाँ से डाल देना, I की वैल्यू डाल देना। सबको जब कट करोगे तो आंसर आएगा 0.005 रेडियंस। नेक्स्ट है रिवेट शोन इन द फिगर। देखते हैं एक बार रिवेट। ये देखो, ये बटन हेड है, ये काउंटर शंख है, यही क्वेश्चन पूछा है। इस शेप का जो है इसको क्या बोलते हैं, काउंटर शंख। ये अदर टाइप भी होते हैं, ये कई बार आता है क्वेश्चन में कि शेप कौन सा है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो ये शेप है, काउंटर शंख। काउंटर शंख मतलब ऑप्शन सी, फ्लैट काउंटर शंख हेड रिवेट। एंगल ऑफ लेसिंग बार इज मेजर्ड फ्रॉम विच एक्सिस। कोड डायरेक्टली लिखा हुआ है कोड ने कि लेसिंग बार वेदर इन डबल और लेसिंग सिस्टम शैल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल नॉट लेस देन 40 डिग्री एंड नॉट मोर देन 70 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बिल्ट अप मेंबर। बात होगी खत्म। कोड ने बोल दिया कि बिल्ट अप मेंबर के साथ हमें चेक करना है, तो आंसर होगा यहाँ पे ए, एक्सिस ऑफ द बिल्ट अप मेंबर। नेक्स्ट है लेटरल बकलिंग ऑफ द बीम इज नॉट प्रिवेंटेड बाई। लेटरल बकलिंग, स्टील बीम क्या होता है जनरली फ्लेक्चर में, मतलब बेंडिंग में फेल नहीं होता नीचे, बल्कि वो साइड बकलिंग में फेल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीआर कनेक्टर लगाते हैं, लेटरल ब्रेसिंग लगाते हैं, या फिर बीम को हम स्लैब के अंदर कास्ट कर देते हैं। ये सब मेथड है, बट दिस इज नॉट द मेथड। डेप्थ इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेटरल बकलिंग पे, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन हैंड रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट इन मेगा पास्कल। ये पुराने कोड में मिलेगा आपको, क्योंकि रिवेट के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो 1984 वाले स्पेसिफिकेशन में है, AS800 1984 वाले में। यहाँ पे क्लियरली गिवन है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट। अब ये किसके लिए पूछा है, हैंड ड्रिवन रिवेट के लिए पूछा है, और किस केस में, बियरिंग स्ट्रेस के लिए। कितना है, 250। आंसर आएगा 250। इन ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग डीपीसी इज जनरली प्रोवाइडेड। डीपीसी कहाँ पे होता है, प्लिंथ लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर और फ्लोर लेवल से नीचे, ग्राउंड फ्लोर लेवल से नीचे, इन दोनों के बीच में होता है डीपीसी, ताकि ग्राउंड का जो वाटर है वो ऊपर वॉल में ना पेंट्रेट हो। तो ये आएगा आंसर इसका प्लिंथ लेवल, ए। नेक्स्ट है इन लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टेकन एज। कोड देखते हैं एक बार क्या कहता है। कोड ने डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है। एफसीके होता है जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बट इसको हम ब्रिटल होने की वजह से 0.67 ही लेते हैं, ओनली इतना हम पोर्शन यूज करते हैं, और उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं, मतलब 1.5। तो 0.67 डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो आपको 0.44 समथिंग मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। द डाया ऑफ द रिवेट होल इन टेंशन मेंबर यूजिंग रिवेट डाया मोर देन 24 mm विल बी इक्वल टू। 24 mm से अगर कम हो तो 1.5 mm ऐड करते हैं, और 24 mm से ज्यादा है तो 2 mm ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन बोला है तो आंसर आएगा रिवेट डाया प्लस 2 mm। अगर लेस देन होता 24 mm तो 1.5। नेक्स्ट है पोलर मॉडुलस ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के आधार पे Ixx प्लस Iyy। तो और Ixx क्या होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, π/64 d⁴। तो इसको हम अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा कट के, 32। आंसर हो जाएगा बी। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस फॉर्म वर्क ऑफ द स्लैब में बी रिमूव्ड प्रॉप्स लेफ्ट हैंडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे कोई भी एग्जाम देते होगे इसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है कि जब हम कोई आरसीसी वर्क करते हैं तो फॉर्मवर्क को हम कितने टाइम में हटाते हैं और प्रॉप्स को कितने टाइम में हटाते हैं। फॉर्मवर्क तो क्या होता है जो मोल्ड होता है, और प्रॉप्स क्या होता है जो नीचे सपोर्ट करने के लिए हम लगाते हैं। तो उसकी टाइमिंग क्या है रिमूवल के लिए, तो एस कोड ही हम डायरेक्टली देख लेते हैं। एस 456 का ये टेबल है। ये क्या कहता है, ये सभी के लिए ये टेबल आप याद कर जाओ एक एक वर्ड को, इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछते हैं, वैल्यू के साथ ये रट जाओ इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है कि फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब प्रॉप्स लेफ्ट अंडर। तो फॉर्मवर्क ऑफ, ये देखो ये है सॉफिट फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। मतलब सपोर्ट हमें नहीं हटाना है, सिर्फ यहाँ से जो मोल्ड है उसको निकाल लेना है और प्रॉप्स को हमें लगे रहने देना है। तो प्रॉप्स विल बी इंटैक्ट एंड मोल्ड विल बी रिमूव्ड। तो टाइमिंग क्या है, 3 डेज। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456। तो देखते हैं क्या कहता है।
As 456, it has been recommended that minimum grade of concrete shall not be less than M20 in reinforced concrete work. बात खत्म हो गई. M20 limit is the limit of percentage of longitudinal reinforcement in column. तो यहाँ पे कॉलम के लिए पूछा है मिनिमम परसेंटेज और मैक्सिमम परसेंटेज. ठीक है, देखते हैं कोड. कोड क्या कहता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.8%, नॉट मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम. तो 0.8% हो गया मिनिमम और 6% हुआ मैक्सिमम. तो 0.8% to 6%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विड्थ बी फाउंडेशन ऑफ द मेसनरी वॉल डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन द फाउंडेशन ब्लॉक शुड बी. तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन पूछ रहा है इसमें मेसनरी वॉल के लिए. तो ये होता है 2t + 2x के बराबर. फॉर द बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर मीन्स. इसका मीन होता है ऑल ऑफ द अबव. मतलब इसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं. रिकरिंग एक्सपेंडिचर कितना है, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी कितना हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, और फिर एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लग रहा है उसको हम निकालते हैं. इसलिए इसमें सब कुछ आता है, इंक्लूजन ऑफ ऑल द अबव. फॉर नो टेंशन एट द हिल ऑफ फाउंडेशन रिटेनिंग वॉल रिजल्टेंट हम सभी जानते हैं मिडिल थर्ड रूल होता है. मिडिल थर्ड रूल अगर इसके अंदर हम लाई करते हैं तो कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा. अगर इसके बाहर लाई करेगा तो टेंशन डेवलप होगा किसी भी एक एंड पे. नेक्स्ट है द चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन में क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर. तो पोर वाटर जैसे जैसे एक्सपल हो रहा है मतलब पोर वाटर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और वो लोड किस पे ट्रांसफर हो रहा है? सॉइल पे. मतलब डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर. इफेक्टिव प्रेशर मीन जो सॉइल बियर कर रहा है स्ट्रक्चर का लोड. कुलम्स इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ हम सभी जानते हैं. शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव. अब यहाँ पे देख लो कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो ओनली ऑप्शन बी सी. अगर एस को यहाँ रखेंगे तो इधर ये स्टेटमेंट को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? सी प्लस सिग्मा 10 फाइव. तो ओनली बी इज द करेक्ट वन. When a given sample of sand was tested in laboratory, void ratio in loosest state and densest state are E max और E minimum की वैल्यू गिवन है और E natural की वैल्यू गिवन है. नेचुरल स्टेट में जो वाइड रेशियो है वो है 79.79. तो कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? हम सभी जानते हैं डी आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन. ठीक है, ई मीन. बस यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है. मैक्सिमम कितना है? 0.95 माइनस 0.79 डिवाइड बाई 0.95 माइनस 0.4. इसको आपको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा. इसका आंसर आएगा 0.29. द ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल. देखिए ग्रुप इफिशियंसी अगर मल्टीपल पाइल को हम मर्ज करते हैं और उसकी इफिशियंसी चेक करेंगे तो सैंडी सॉइल के लिए जनरली मोर देन 100% आता है और क्लेली सॉइल के लिए लेस देन 100. सो आंसर डी विल बी द appropriate one. The results of consolidated drained triaxial test on normally consolidated clay. Normally consolidated clay है और इसमें हम जानते हैं कि क्या है, पूछा क्या है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू. तो हमें क्या करना है? सिग्मा 1 गिवन है 200, सिग्मा 3 गिवन है 100. तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 200 है और माइनर 100 है. तो इससे हमें क्या निकालना है? साइन फाई की वैल्यू. और साइन फाई किसके बराबर होता है? सिग्मा 1 डिवाइड बाई बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देना. हम सभी ने पढ़ा होगा सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3. और ये होता है साइन फाई का फॉर्मूला. सिग्मा 1 100 है, सिग्मा 1 200 है और सिग्मा 3 100 है. क्या हो जाएगा? 1/3. तो साइन फाई इज इक्वल टू 1/3, इसलिए फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3. आंसर आएगा फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3. नेक्स्ट है बॉडी रूल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट प्रोबेबल एरर. बॉडी रूल कब यूज करते हैं हम? क्लोजिंग एरर को फिक्स करने के लिए. तो किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि लीनियर मेजरमेंट अंडर रूट एल के प्रोपोर्शनल होगा और एंगुलर मेजरमेंट 1/√L के प्रोपोर्शनल होगा. सिम्पसन रूल कैन बी यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एरिया व्हेन द नंबर ऑफ ऑफसेट्स क्या हो? ऑड हो. नंबर ऑफ ऑफसेट्स जो है वो ऑड हो. प्रिज्माइडल फॉर्मूला का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला है d/6 a1 + a2 + 4am. द डिग्री ऑफ कर्व और आर्क लेंथ कितना है? 30 मीटर. 3 डिग्री का है. रेडियस पूछ रहा है तो 1719 डिवाइड बाई डी. तो 3. आंसर आएगा 573. 167 का आएगा 573. नेक्स्ट है एन इमेजिनरी लाइन लाइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस थ्रू आउट एंड हैविंग अ कांस्टेंट इंक्लिनेशन.
तो क्या पूछ रहा है, ये कंटूर ग्रेडियंट की बात कर रहा है। तो सुपर एलिवेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम जानते हैं एम वी स्क्वायर बाई जी आर, ठीक है। तो एम बी स्क्वायर बाई जी आर मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट टेक्यूमीटर का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है एफ वाई आई, और एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है एफ प्लस डी। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है 100 और एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है 0 फॉर एनालिटिकल लेंस। एनालिटिकल लेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं एनालिटिकल लेंस के लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 100 और एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है 0। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर विल बी इक्वल इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। देख लेते हैं, ये भी इजी है, हम दोनों का फॉर्मूला जानते हैं आर टेन डेल, ये होता है टेंजेंट लेंथ, और कह रहा है कि इक्वल हो किसके लॉन्ग कॉर्ड के। लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2r आर टेन डेल बाई टू, आर टेन डेल बाई टू इज इक्वल टू 2r साइन डेल बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम इक्वेट करेंगे तो r से r गया, और 10 डेल बाई टू, तो 10 डेल बाई टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन डेल बाई टू अपॉन कॉस डेल बाई टू, साइन से साइन गया, तो यहाँ पे क्या बच गया नीचे में कॉस डेल बाई टू। अब कॉस डेल बाई टू अगर ऊपर ले जाएंगे तो कॉस डेल बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अगर हम डेल बाई टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस कितना 1/2 होता है, तो अगर हम फाइंड करेंगे कॉस इनवर्स 0.5, तो ये होता है 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे देखो डेल बाई टू की वैल्यू आ रही 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डेल बाई टू की वैल्यू है 60 डिग्री, ना कि डेल की वैल्यू। अब इसको हम डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो डेल इज इक्वल टू 120 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 120 डिग्रीज आंसर आ जाएगा डी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सोल्यूशन, आंसर है 120 डिग्री। नेक्स्ट है एगोनिक लाइन पासेस थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, ये लाइंस के बारे में हमेशा ही पूछते हैं। एगोनिक लाइन किसको बोलते हैं, जीरो डिक्लिनेशन लाइन को ज्वाइन जो करता है उसको बोलते हैं एगोनिक लाइन, और सेम डिक्लिनेशन को क्या बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन, इक्वल डिक्लिनेशन को बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन। थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ द एरर, किस टाइप के लिए, एक्सीडेंटल और रैंडम एरर के लिए। मैक्सिमम परमिशिबल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्लेली सॉइल, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन में। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है सेटलमेंट की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये टोटल परमिशिबल सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं। अब इस केस में क्या पूछा है, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए क्ले पे कितना है, तो 65 mm। इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछता रहेगा आपसे। तो 65 mm, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पेक्टेड बाई, सभी जानते हैं कोर्स ग्रेन के लिए वाइब्रेटरी रोलर चाहिए। सिप स्पोर्ट रोलर किसके लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए। नेक्स्ट है इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। ई इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो वाइड रेशियो तो 1 हो गया, मतलब या तो ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। और अगर ई की वैल्यू 1 है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, एन इज इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन 1 प्लस ई, तो आप यहाँ पे भी 1 रख के निकालोगे तो ये 0.5 ही आएगा, मतलब आंसर यही करेक्ट है। और वैसे भी अगर कंसेप्ट वाइज भी निकालोगे तो वाइड पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है। तो वॉल्यूम टोटल मिला के अंदर 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5, तो वैसे भी आपको 0.5 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ ट्रेवर्स आर मोर एक्यूरेट देन लीनियर मेजरमेंट, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछते हैं। कह रहे कि अगर एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट हो लीनियर मेजरमेंट के तो बैलेंसिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रांजिट मेथड यूज करते हैं। अगर एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट हो लीनियर मेजरमेंट से तो हम क्लोजिंग ऑफ ट्रेवर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिट मेथड। और अगर दोनों की प्रिसीजन सेम हो तो हम बॉडिच रूल यूज करते हैं। ये इसके लिए क्या है, सेम प्रिसीजन हो, मतलब एंगुलर और लीनियर दोनों मेजरमेंट हमने सेम प्रिसीजन के साथ हमने करा है तो हम बॉडिच रूल यूज करेंगे। अदरवाइज अगर एंगुलर ज्यादा एक्यूरेट है तो ट्रांजिट रूल। Next, if H1 and H2 are the difference in levels between the ground surface and the formation level at the two sections, and n is the side slope, d is the distance between them. The prismoidal correction, prismoidal correction का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, dn/6 H1 minus H2 डिवाइड का होल स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा B। Total unit weight of soil 22 kilonewton per meter cube, specific gravity given है 2.67, water content given है 10%, dry unit weight, तो गामा d इज इक्वल टू क्या होता है, गामा b
डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, बहुत ही सिंपल है। 22 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1, तो 1.1, 22 डिवाइड बाई 1.1 करेंगे आप तो ये आएगा 20, आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन, द लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। लाइम स्टेबलाइजेशन किसके लिए होता है? प्लास्टिक क्लेली सॉइल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि, और स्टेबलाइजेशन में सिर्फ लाइम स्टेबलाइजेशन नहीं, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन, सीमेंट स्टेबलाइजेशन, आपको सब याद रखना है कि कौन सी स्टेबलाइजेशन कौन सी सॉइल के लिए अप्रोप्रिएट है। तो लाइम स्टेबलाइजेशन किसके लिए करते हैं? प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए, बेसिकली कोहेसिव सॉइल के लिए। तो ये था वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी के पास पेपर 2 है तो मुझे प्लीज सेंड करो। आई डू नॉट है पेपर 2, सो आई कैनॉट सॉल्व इट। तो अगर आपके पास पेपर 2 है तो आप मुझे सेंड करो। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर